हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो इसके पहले वीडियो में हमने बिहार बोर्ड का क्लास 10th का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का स्टार्टिंग कर लिया था और उसमें मैंने एक पेज लगभग पढ़ाया भी था। हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, अवक्षेप क्या होता है, कुछ रिएक्शंस क्या शो करते हैं केमिकल रिएक्शन में हमें, जैसे अवक्षेप का बनना होता है, गैस की उत्पत्ति होती है, ये सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शन की विशेषताएं होती हैं। इसी में अगली विशेषता हमारी क्या है, रंग परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों में रंग परिवर्तन भी होता है। मतलब अभिक्रिया में हम A+B करते हैं। अब A कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी तत्व, कोई भी यौगिक हो सकता है, और B भी इसी तरह कुछ हो सकता है, और C हमारा प्रोडक्ट कुछ बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें बता रहा है कि अब क्या होगा, हो सकता है इसका रंग परिवर्तन हो जाए, तो भी यह केमिकल रिएक्शन शो करता है। यानी केमिकल रिएक्शन में एक अगला पार्ट क्या जुड़ गया कि भाई ये कलर भी चेंज करता है। जैसे जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी कलर यानी कि पर्पल कलर के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस, जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, जब हम डालते हैं तो क्या होता है, बैगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। या तो कलर बनेगा या तो वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब कलर उसका ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो उसका कलर हल्का पड़ सकता है, या फिर कोई दूसरा कलर बन सकता है। तो कलर में भी कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। उसी तरह अगर हम K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन एसिडिक सॉल्यूशन का रंग जो है नारंगी होता है। यदि इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड की गैस प्रवाहित करें तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस आप जो है याद रखेंगे कि इसमें कलर चेंज होने की प्रवृत्ति होती है। ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर में चेंज। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है भाई, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जैसे कि यदि हम कली चूना के एक ढेले पर, जो हमारा सूखा चूना होता है, उसके ढेले पर अगर पानी गिराते हैं तो आप देखेंगे कभी घर पेंट होता है तो उसमें जो पेंटर होगा वो जो है बाल्टी में चूना रखता है, चूना में फिर पानी डालता है तो वो बजबजा के जैसे एकदम उबलने टाइप का हो जाता है, और पूरी उसमें बहुत ज़्यादा वो गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा उष्मा निकलता है, जबकि हमने कोई आग नहीं जलाया होता है। तो ये कली चूना की प्रॉपर्टी है, इसका गुण है कि ये इस तरह से करता है, तो उष्मा उत्पन्न होती है इसमें, जिसमें अभिक्रिया मिश्रण का ताप क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि यह कैसी रिएक्शन हो जाती है, उष्मा छेपी। यानी जब रिएक्शन कराने पे उष्मा निकलती है, हीट निकलती है, तो उसको हम उष्मा छेपी बोलते हैं। इसी के अपोजिट यदि एक परख नली में एक हमारा टेस्ट ट्यूब इस तरह से केमिस्ट्री के लैब में आपको दिखेगा जो, तो यदि एक हम टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं और उसमें थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं, तो उसके फलस्वरूप बनता है बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और जल बनता है। इस प्रक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ ताप बढ़ जा रहा था और यहाँ ताप घट जाता है, और इसमें हम क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी। यानी इसने क्या कर लिया भाई, ताप कब घट जाता है, जब उष्मा का शोषण हो जाता है, वो कोई सोख लेता है, तो यहाँ पे उष्मा घट गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी बोलेंगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम रिएक्ट कराते हैं तो उसके बाद उसका जो है फेज भी चेंज हो जाता है, अवस्था परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो उसका कुछ भाग द्रवित हो जाता है। अभी तक मोमबत्ती जब तक ऐसा है तो वो किस अवस्था में है, वो सॉलिड है ना, और जब हमने इसको जला दिया तो ये क्या है, ऐसे ऐसे करके पिघलने लगेगा, तो वो एक तरह से लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, और कुछ भाग जो है वाष्प बन के उड़ जाता है, यानी कि यहाँ पे ठोस मोम द्रव और गैस में बदल गया है ना। मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में द्रवित हो जाता है, तो रिएक्शन करने पे हमको अवस्था परिवर्तन भी दिखता है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हर क्षण घटित होती रहती हैं, हम ध्यान दें चाहे नहीं ध्यान दें। ठीक है, अब आप मस्त कमरे में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, यहाँ मोमबत्ती जला के रख दिए हैं, दिवाली मना रहे हैं, और ये भाई आप पार्टी कर रहे हैं, यहाँ पे खाना पीना खा रहे हैं, और ये मोमबत्ती जल के पिघल रहा है, इसकी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। फिर आपने भगवान जी की पूजा की थी, यहाँ अगरबत्ती वगैरह जलाया है, उसमें से भी ये क्या हो रहा है, अगरबत्ती जो सॉलिड है ये धुएं के रूप में, गैस के रूप में निकल रहा है। तो अब आप इतना ध्यान थोड़ी देते हैं, पर हमारे आसपास, हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में हर क्षण कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती ही रहती है। अगर हम ध्यान दें तो हमें दिखेगा भी। ठीक है, अब उपयुक्त किसी भी एक विशेषता से हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। अगर आपसे पूछता है केमिकल रिएक्शन क्या है, तो आप केमिकल रिएक्शन हेडिंग डालेंगे, बताएंगे कि हम ऐसे केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसके गुण लिखेंगे कि भाई इसमें कलर चेंज हो जाता है, अवस्था परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, उसमें कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है,
ताप में परिवर्तन हो जाता है, ये सब इसके गुण हो जाते हैं। अब अगली चीज़ है गंध में परिवर्तन, यानी कि उसके स्मेल में परिवर्तन हो जाता है कि जो हमने ए और बी लिया हुआ है, जैसे कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें एक अलग टाइप का जो है स्मेल, एक अलग टाइप का गंध निकलता है। जैसे एथेनॉल को जब हम एथेनोइक एसिड के साथ क्या करते हैं, 2-3 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब एथिल एथेनोएट बनता है या फिर एथिल एस्टेट बनता है। और ये एस्टर जब बनता है ना, तो एक मीठी गंध उत्पन्न होती है, यानी इसके स्मेल से ही समझ जाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया है, अब बन के रेडी हो गया है। अच्छा, एक और बात बच्चों, ये सारे कार्बन से रिलेटेड है। आप इसमें देख रहे हैं कि सभी में कार्बन प्रेजेंट है। ये सारे के सारे कैसे कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आप केमिस्ट्री में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। एक तो इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, यानी कि अकार्बनिक, ऐसे कंपाउंड जिसमें, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होता है, और एक होता है ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए ये तो आगे की बात। अब हम एक और गुण जान गए भाई केमिकल रिएक्शन का, कि क्या होगा भाई, गंध में भी परिवर्तन होगा। अब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। चलिए, अभी तक हमने देखा केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं, अब हम केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, ठीक है। सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जो है इनको हम केमिकल रिएक्शन को हम शो कैसे करेंगे, निरूपित कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे, लिख के कैसे बताएंगे, है ना। तो ये हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस को, जो रिएक्शन है, जो इक्वेशंस है, उसको हम समीकरण के रूप में, जैसे मान लीजिए पानी बना हमारा, हाँ, अब हम उसको कैसे दिखाएंगे कि पानी बना है ना। जैसे मान लीजिए हमारा सी प्रोडक्ट बना है, ठीक है, और वो ए और बी से बना है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, तो हम दिखाते हैं इस तरह से, ए प्लस बी से हमारा क्या बन गया, सी। और अगर इसमें कुछ और हमने कैटलिस्ट डाला तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं, अच्छे से और समझ में आएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनके संकेत और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अभी मैं बोलूँ आपको कि सोडियम क्लोराइड हमको लेना है और उसके साथ ऑक्सीजन ले लेना है, और हमारा सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो मान लीजिए, जैसे इसको रिएक्शन को मैंने ध्यान नहीं दिया है कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे सोडियम क्लोराइड आपको कोई बोला, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप रिएक्शन को निरूपित कर पाएंगे, दिखा पाएंगे। ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अब आप मान लीजिए इसमें पानी ले रहे हैं, ठीक। अब पानी लेने के बाद रिएक्शन के बाद बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखा दिया। तो इस तरह से हमने जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, उसका जो है हमने संकेत लिखा, उसका सूत्र लिखा, और उसके सूत्रों की सहायता से हम संक्षिप्त रूप में उसको दिखा देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक, रिएक्टेंट तथा जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको दिखाने के लिए जो है पदार्थों के संकेत और सूत्र को व्यवस्थित भी करना पड़ता है। जैसे कि इसको बोलते हैं रिएक्शन बैलेंस करना, ठीक है। जितना पार्ट इधर हाइड्रोजन का है उतना ही पार्ट इधर भी हाइड्रोजन का होना चाहिए। जैसे यहाँ H2 है, देख रहे हैं आप, तो यहाँ भी आप देखेंगे तो 2H, ये 2 अगर आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे ये इस तरह से लिखा है 2HCl, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 गो हाइड्रोजन भी है और 2 गो क्लोरीन भी है, ये याद रखना है आपको, ठीक। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है और वहीं अगर हम ऐसे लिख दें H2O, तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन 1 है। पर अगर हम यहाँ लिख दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है कि आगे लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि दोनों तत्व या फिर जितने भी उसमें तत्व हैं वो सबके लिए लिखा हुआ है। अगर यहाँ लिखा हुआ है तो वो उतने ही तत्व जो होंगे आगे में ही होंगे। मतलब मान लीजिए जैसे NaOH है, ठीक है, NaOH, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, मतलब इसमें कितने सोडियम है, 3 सोडियम है। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। पर अगर मैं ऐसे लिखूँ Na2CO3, और यहाँ मैं आगे कुछ नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ कितने सोडियम है, यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है। ये आपको ध्यान रखना। जब यहाँ पे मैं कुछ लिख दूँगी तो मतलब उसके आगे जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं उस यौगिक में, वो सारे के सारे उतने ही नंबर में वहाँ पे प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, ठीक है बच्चों।
जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को जब हम सूर्य की उपस्थिति में रखते हैं तो हमारा बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको किसी भी लैब की ज़रूरत नहीं है, हमको सनलाइट में रख देना। लो H2 रख दिया, Cl2 रख दिया और बन गया हमारा 2HCl। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? इसके लिए हमको रिएक्शन बैलेंस देखने के लिए देखना पड़ता है कि इधर, ठीक है, इस तीर के इधर और इधर कितने नंबर में एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने नंबर में तत्व प्रेजेंट है। अगर दोनों साइड बराबर है मतलब रिएक्शन हमारा संतुलित है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ कितना है तो यहाँ 2 लिखा है, मतलब ये हाइड्रोजन 2 है। यहाँ क्लोरीन कितना है, यहाँ 2 लिखा है तो मतलब 2 है। और यहाँ पे 2 लिख दिया, 2HCl, तो यानी हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, यानी कि दोनों साइड क्या है, बैलेंस है। अब समीकरण लिखने के नियम क्या होते हैं ये समझ लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे हमें पहले तो अभिक्रिया के अभिकारकों को, अभिकारक जो रेजेंट जिनको मिला के हमको बनाना है, तो जिनको मिला के बनाना है वो बाईं ओर लिखा जाता है। ये तीर जो है ना, इसके बाईं ओर जो है रेजेंट लिखे जाते हैं। जिनको बना के हमको, जिनको मिला के प्रोडक्ट बनेगा तो वो रिएक्टेंट कहलाता है और वो हम बाईं साइड लिखेंगे, ठीक है। उनके फॉर्मूला को, उनके संकेत को हम इधर लिखेंगे और उनके बीच में हम अभिकारकों के बीच में प्लस चिन्ह लगाएंगे कि इस फला फला चीज़ को हम जोड़ के जो है ए और बी जोड़ के अगला सी बनाएंगे, तो यहाँ प्लस लगता है, ठीक है। और अभिक्रिया के प्रतिफलों को संकेत या गुणसूत्र के माध्यम से हम दाईं ओर लिखते हैं। तो यानी प्रतिफल बने प्रोडक्ट और अभिकारक मतलब रिएजेंट। जो मान लीजिए ये हमारा ए और बी क्या है, ए प्लस बी रिएजेंट है और तीर लगाएंगे और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मान लीजिए बन गया एफ, ई बन गया, तो ये हम यहाँ लिख देंगे। ये दाईं साइड रहेगा राइट साइड और ये लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक है। अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। अगर तीर चिन्ह इस तरह से है मतलब ये आगे की तरफ है और ये दोबारा सी से ए नहीं हो सकता है। ये अभिक्रिया जो ये तीर आपको दिख रही है, इसकी डायरेक्शन को हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह से तीर लगा हुआ है जैसे कि यहाँ पे है, तो ए से अगर सी बन गया है तो ये सी दोबारा ए नहीं बन सकता है, ठीक है। ये तीर दिखाने का यही मतलब होता है, एक इस डायरेक्शन का मतलब, ठीक है। इस समीकरण में ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है। तीर चिन्ह यह बताता है कि ए और बी की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है, सी और डी बन रहा है। अब हम केमिकल बैलेंस जो अभी मैंने बताया, तो इसमें हम क्या करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें समीकरण के दोनों ओर यानी दाएं और बाएं साइड प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अभी देखा था H2 और Cl2, तो दोनों साइड 2-2 हाइड्रोजन 2-2 क्लोरीन है, इसलिए ये क्या है, बराबर है। वही आगे लिख के दिखाया है। और असंतुलित क्या होता है बच्चों, जिसमें दोनों साइड जो है तत्वों की संख्या बराबर नहीं है। जैसे आप इसको देखिए, H2O बना रहे हैं हम, यहाँ पे हमने H2 लिया, हमने O2 लिया और यहाँ H2O कर दिया, है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 लिखा है, हाइड्रोजन बाईं ओर 2, और ऑक्सीजन कितना है, 2 बाईं ओर 2। पर दाईं ओर जब हम देखेंगे तो हाइड्रोजन तो 2 है, चलो ठीक है, 2-2 है, पर ऑक्सीजन तो एक ही है इधर, तो इसको हमको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं असंतुलित। आगे बैलेंस करना भी सिखाएगा, ठीक है। किंतु यहाँ पे रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग असंतुलित समीकरण का उपयोग नहीं करता। देखिए, क्योंकि ये द्रव्यमान के संरक्षण के, अच्छा आप सोचेंगे क्यों ही भाई हमको क्या नाम है, क्यों हम बैलेंस करें, हम ऐसे क्यों नहीं लिखते। तो ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के उल्लंघन का वो है। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या कहता है कि मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, जो है उसका मास सेम ही रहेगा, द्रव्यमान जो है उसका सेम रहेगा, ठीक है। जैसे सामान्य अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण हो सकता है न ही उसका नाश हो सकता है, इसलिए हमको उसको बराबर ही रखना होता है। पहले बताया जा चुका है कि समीकरण संतुलित समीकरण करने के लिए हमें तीर चिन्ह बाएं से दाएं और दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, बराबर होती है। अतः रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान की अनश्वरता के नियम पे, मतलब द्रव्यमान को ना हम बना सकते हैं ना ही नाश कर सकते हैं कुल मिला के, इसलिए हमें उसे बराबर दिखाना ही होता है, ठीक है बच्चों।
परमाणु अगर अपने पार्टनर जो है बदल जाते हैं, अन्य पदार्थ बनाते हैं, किंतु परमाणु विलुप्त नहीं होते हैं, किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं होता है। इसलिए हमें जो है पता है कि वो कंजर्व रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, वो कहीं गायब नहीं होते हैं। क्या कहने का मतलब है, मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देखो, जैसे ए और बी है, ठीक है। हमने एक परख नली में लिया, गिलास की तरह होता है, पतले गिलास की तरह होता है। आपने अगर लैब में देखा है तो बहुत अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंट शीशे का होता है, ये पतली सी होती है इस तरह से। इसमें मान लीजिए हमने ए प्रोडक्ट डाला, बी प्रोडक्ट डाला, ठीक है। हमने इसे हीट दिया, फलाना ढिकाना जो भी किया, और मान लीजिए ए हमने 5 ml लिया था और बी हमने 5 ml लिया था, बी भी हमने, तो जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो कितना बनेगा, ऑब्वियस सी बात है 10 ml बनेगा। अब हम यहाँ पे सी बना दिए, ठीक है, मान लीजिए ए बी बना दिए, ठीक है, ए बी इस तरह से, और यहाँ 5 लिख दिए, यहाँ 5 लिख दिए। अब यहाँ पे अगर हम 5 यहाँ नहीं लिखेंगे तो ये बैलेंस नहीं माना जाएगा, जबकि हमारी परख नली में तो 10 ml बन चुका है ना। तो इसलिए अब ये देखो बच्चों, जैसे इसमें ए और बी हमने 5-5 ml लिया था, 5-5 ml, ठीक है। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट बना वो 10 ml इस परख नली के अंदर ही तो है, वो बाहर तो कहीं नहीं जा रहा है ना। यानी कि इसका मास तो संरक्षित ही है, इसका द्रव्यमान जो भी है इस परख नली के अंदर ही है। इसलिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लैब में ऐसा ही होता है, हमने जो भी बनाया है वो उसी रूप में उपस्थित रहता है वहाँ पे। तो हम अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो वो सही नहीं माना जाएगा, इसलिए हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे के वीडियो में हम जो है समीकरण को कैसे बैलेंस करना है वो सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। 1 मिनट, और जब मैं ये सारे पार्ट इसके, क्योंकि काफ़ी लंबा ये चैप्टर है, इसको जब मैं कंप्लीट कर दूंगी तो सारे को एक ही वीडियो में समराइज करके अपलोड भी कर दूंगी। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।